हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 11 सितंबर 2021 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, आपके लिए ये जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके रोज नोट्स जरूर बनाइएगा और इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार जरूर सुनिएगा, जिससे आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो सकें और आपकी रिवीजन भी हो जाए। यदि आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के अलावा आपको क्विज और टेस्ट भी मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, रोज की तरह डिस्कस करते हैं आज का टारगेट। तो आज का टारगेट है हमारा 200 लाइक का, तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस लेक्चर के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, क्योंकि आप जब उनके जवाब देंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और हमें भी पता चलेगा कि आपके संजीदगी से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना है। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन हैं, बनाए गए हैं? तो दोस्तों, उत्तराखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। दोस्तों, गुरमीत सिंह के बारे में हम जान लेते हैं, तो वह एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं, यानी सेना के अधिकारी हैं, और उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 सितंबर 2021 को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की बात करें तो इन्होंने महत्वपूर्ण सैन्य कूटनीतिक और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की बैठकों के लिए 7 बार चीन का दौरा किया है। तो दोस्तों, ये विशेषता है गुरमीत सिंह की। उन्होंने यानी गुरमीत सिंह ने बेबी रानी मौर्य की जगह ली है, जिन्होंने 8 सितंबर 2021 को इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, हाल ही के दिनों में 8 सितंबर 2021 को बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह अब 9 सितंबर 2021 को गुरमीत सिंह को राज्यपाल बनाया गया है उत्तराखंड का। दोस्तों, बेबी रानी मौर्य के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की दूसरी महिला गवर्नर थी और उत्तराखंड की पहली महिला गवर्नर थी मार्गरेट अल्वा। दोस्तों, पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के बारे में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो यह भी चर्चा है दोस्तों। और एक और बात है दोस्तों कि उत्तराखंड में अम्ब्रेला एक्ट को लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य में टकराव था। यह एक्ट यूनिवर्सिटी के प्रबंधन में बदलाव को लेकर था। तो राज्यपाल क्या कर रही थी दोस्तों कि लगभग 1 साल से इस एक्ट को उन्होंने रोक रखा था, ना तो इसे वो वापस कर रही थी और ना ही इसे स्वीकृत कर रही थी। इसके कारण राज्य सरकार और राज्यपाल में टकराव पैदा हो गया था। तो इसको भी देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। दोस्तों, राज्यपाल की बात आई है तो राज्यपाल का हमारे संविधान में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। चलिए फ्रेंड्स, बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल क्या है? देहरादून है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो यह उत्तराखंड के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। और दोस्तों, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था, लेकिन 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया था। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के पहले चीफ मिनिस्टर थे नित्यानंद स्वामी। तो इस प्रकार से हमने उत्तराखंड के बारे में और वहाँ के गवर्नर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो आप इन सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु के नए राज्यपाल बने हैं RN रवि। दोस्तों, कौन बनाए गए हैं? RN रवि। दोस्तों, वह इससे पहले नागालैंड के राज्यपाल थे, यानी RN रवि नागालैंड के राज्यपाल थे और नागालैंड से उनका ट्रांसफर करके दोस्तों तमिलनाडु कर दिया गया है। वह नागा विद्रोही समूहों के लिए केंद्र सरकार के वार्ताकार भी थे। दोस्तों, नागालैंड में एक नागा विद्रोही समूह है, तो उनसे बात करने के लिए केंद्र सरकार ने इन्हें ही अपॉइंट किया था और ये उनसे बात भी कर रहे थे। दोस्तों, बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हम सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। कौन है दोस्तों? MK स्टालिन, और ये करुणानिधि के बेटे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, यानी केवल विधानसभा है। विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 235 और राज्यसभा की सीटें 18 हैं और लोकसभा की सीटें 39 है। तो ये सभी पॉइंट भी आप डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
राष्ट्रपति ने नागालैंड के प्रभारी राज्यपाल का जिम्मा किसे सौंपा है? तो दोस्तों हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल का पद खाली हो गया था, यानी नागालैंड के जो राज्यपाल थे RN रवि, उनका ट्रांसफ़र हो गया है तमिलनाडु के लिए, तो वो पद खाली हो गया था। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नागालैंड के प्रभारी राज्यपाल का जिम्मा दिया है जगदीश मुखी को। दोस्तों जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं और उन्हें एडिशन चार्ज दिया गया है कहाँ का? नागालैंड का। और दोस्तों नागालैंड के जो राज्यपाल थे RN रवि, उनका ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया गया है? तमिलनाडु। बात आई है नागालैंड की, तो नागालैंड के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों नागालैंड भारत का पूर्वोत्तर का राज्य है और इसकी जो कैपिटल है वो है कोहिमा, जबकि दीमापुर इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। दोस्तों नागालैंड की पश्चिमी सीमा असम से, उत्तर में यह अरुणाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है और पूर्व में बर्मा यानी म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। तो आप याद रखिएगा जो नागालैंड है उसकी सीमा म्यांमार से लगती है और दक्षिण में इसके मणिपुर है। तो इस प्रकार से ये अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नेफ्यू रियोय और यहाँ की जो विधायिका यानी विधानसभा है वो है एक सदनीय और यहाँ पर केवल 60 सदस्य चुने जाते हैं, यानी विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। दोस्तों राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 1 सीट है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, पंजाब गवर्नर का नाम बताइए जिनके पास पहले से इसका प्रभार था। तो हमें पंजाब के गवर्नर का नाम बताना है जिनके पास पंजाब के गवर्नर का प्रभार पहले से था। तो दोस्तों पंजाब के नए गवर्नर बनाए गए हैं बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित इससे पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे और पंजाब के राज्यपाल का प्रभार इन्हें सौंपा गया था, लेकिन हाल ही में रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें यानी बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का गवर्नर बना दिया है। इसके अलावा दोस्तों ये पंजाब के गवर्नर के साथ ये चंडीगढ़ के प्रशासक भी होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से बात आई है पंजाब की। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह हैं, जिनका रिलेशन है दोस्तों कांग्रेस पार्टी से। यहाँ पर जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, यानी विधानसभा वर्ष है यहाँ पर, और अगले वर्ष यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। तो इसी सब बातों को देखते हुए यहाँ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं कौन दोस्तों? बनवारी लाल पुरोहित। विधानसभा सीटें यहाँ पर 117 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं, लोकसभा सीटें 13 हैं और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट है उसका नाम है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि जितने भी राज्यपाल बदले गए हैं उन सभी को हम एक नज़र में फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उत्तराखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पंजाब के नए राज्यपाल बनाए गए हैं बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों नागालैंड के प्रभारी राज्यपाल बनाए गए हैं जगदीश मुखी जो कि असम के गवर्नर हैं। इस प्रकार से तमिलनाडु के नए राज्यपाल बनाए गए हैं RN रवि। तो दोस्तों इस प्रकार से बदले हुए सभी राज्यपाल हमने डिस्कस कर लिए हैं, इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात आई है दोस्तों टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो CEO हैं वो हैं नवीन ताहिलयानी। कौन है दोस्तों? नवीन ताहिलयानी जो हैं वो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के CEO हैं और इस कंपनी की स्थापना हुई थी साल 2000 में। और दोस्तों नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता है, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। कुछ बातें करते हैं हम नीरज चोपड़ा की। तो इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को और हरियाणा के पानीपत के ये हैं। दोस्तों यह एक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं और इन्होंने भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों ट्रैक एंड फील्ड एथलीट स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये भारत के पहले एथलीट हैं। इन्होंने फाइनल मुकाबले में जो भाला फेंका था उसकी दूरी थी दोस्तों 87.58 मीटर। तो ये सब पॉइंट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों टोक्यो के अलावा इन्होंने एशियाई खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीता है और राष्ट्रमंडल गेम 2018 में गोल्ड मेडल जीता है और साउथ एशियन गेम्स 2016 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो इनकी जर्नी रही है वो गोल्ड मेडल वाली रही है, इसलिए इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी।
किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में उत्पादन बंद करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों हाल ही में फोर्ड कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना उत्पादन बंद करने का फैसला लिया है। दोस्तों बात करते हैं फोर्ड की। तो फोर्ड एक अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि कार बनाती है, यानी कार की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उसने हाल ही में एक फैसला लिया है कि अब वो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, यानी मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्ट्री हैं उनको बंद करेगी। लेकिन उसने एक और फैसला लिया है दोस्तों, उसने कहा है कि जो सारण गुजरात में उसकी जो फैक्ट्री है या जो इंजन का प्लांट है उसे वो चालू रहेगी, ताकि जो गाड़ियां बिक चुकी हैं उनकी सर्विस के लिए पार्ट उपलब्ध हो सकें। दोस्तों फोर्ड भारतीय बाजार में लंबे समय से स्ट्रगल कर रही थी, यानी जो फोर्ड कंपनी है भारत में बहुत स्ट्रगल कर रही थी और कोविड के बाद कंपनी के हालात और ज़्यादा खराब हो गए। जो गाड़ियां थी उनकी बिक्री में लगातार गिरावट आ रही थी। तो दोस्तों फोर्ड के इस फैसले का असर उस फैक्ट्री में काम करने वाले 4000 कर्मचारियों पर होगा, यानी आने वाले समय में जो उसके कर्मचारी होंगे वो बेरोजगारी के कगार पर चले जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से थी फोर्ड कंपनी की कहानी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से सुनना है आपको। किस राज्य सरकार ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों रजनीश कुमार को आर्थिक सलाहकार के तौर पर कैबिनेट रैंक पर 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है, यानी जो रजनीश कुमार हैं वो जो आंध्र प्रदेश है उसके कैबिनेट रैंक के अधिकारी के रूप में काम करेंगे और उन्हें 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। वह कोविड-19 से प्रभावित आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उबारने में सलाह देंगे, यानी कोविड के कारण जो भी या उसकी जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है आंध्र प्रदेश की, उसको उबारने में वो अपनी सलाह देने वाले हैं। दोस्तों बात करें रजनीश कुमार की, तो वह वर्तमान में हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में भी कुछ डिस्कस करते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तो दोस्तों वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी का ही ये आइडिया था कि रजनीश कुमार को आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाए। चलिए फ्रेंड्स अब हम आज के जीके डोज की बात कर लेते हैं, यानी जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, जीके का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग यानी नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो दोस्तों बैंक नोट प्रेस देवास में है। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1973 में। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना है आपको, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे हम नाबार्ड कहते हैं, तो इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो दोस्तों नाबार्ड की जो स्थापना है वो 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्पेशल ड्राइंग राइट्स किस रूप में होती है? तो दोस्तों इसकी जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं वो होते हैं बुक कीपिंग एंट्री के रूप में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है? तो दोस्तों वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्वामित्व है वो भारतीय सरकार यानी भारत सरकार के हाथों में है। चलिए फ्रेंड्स अब हम उन प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ऐसे 5 प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न सुनिएगा, पहला प्रश्न है, फोर्ड कार निर्माता कंपनी किस देश की है? दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तीसरा प्रश्न है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? चौथा प्रश्न है, नागालैंड की सीमा किस देश के साथ लगती है? और दोस्तों 5वां प्रश्न है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों आप जब कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है और आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। तो इन प्रश्नों के जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप हमें खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, यानी स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी उपलब्ध हो जाएगा बहुत ही कम कीमत पर।
तो दोस्तों आप इसको ज़रूर परचेज करें, आपको आपके एग्ज़ाम में इस ऑडियो कोर्स से बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको राजा गुप्ता की स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको उस कोर्स में छूट दे दी जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे स्टडीकर को सपोर्ट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।